तो जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिपाही भर्ती मद्य निषेध। तो जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई प्रश्न के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आपको बेस्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर की हो और वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 37 नंबर, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रित वृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सकेंद्रित वृत्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए फिजिक्स में और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम एवं मैक्सवेल के दाएं हाथ का पेंच नियम। तो इन 3 नियमों से भी किसी भी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश तथा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है तो समय t1 पर इसकी स्थिति x1 है तथा समय t2 पर x2 हो जाती है। इस समय अंतराल के दौरान पिंड का औसत वेग कितना होगा। तो यहाँ पे औसत वेग पूछ रहा है। तो औसत वेग का सूत्र होता है, यहाँ पे औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो अगर इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। x2 माइनस का x1 बटा t2 माइनस का t1। किस हिसाब से और किस आधार पे आंसर होगा? तो आपको पता होगा कि औसत वेग का जो सूत्र होता है वो कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है, यानी डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बटा का डेल्टा टी ये औसत वेग का सूत्र होता है। इस हिसाब से देखेंगे, इस आधार पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विशेष अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जिसके कारण हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 39 नंबर ए जो है क्वेश्चन, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है। कितना? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है। लेंस कैसा है? तो उत्तल है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। तो 39 का जो आंसर होगा, 39 का जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। लेकिन ये निकलेगा कैसे? तो आपको पता है कि लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f। अब आपको पता है इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है f। क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी दिया हुआ है आपको f। और क्या है? उत्तल लेंस की उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी जो है फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से एक वस्तु का दूरी दिया है और फोकस दूरी आपको दिया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है तो आपको पता ही है लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो अगर ये फार्मूला आप लगाते हैं और आपको पता ही है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस हमेशा कैसा होता है? उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस सूत्र से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है। तो गोल कृमि जो है आपके एक्सकेलमेंथिस संघ से सम्मिलित है। एक्सकेलमेंथिस संघ से क्या है? सम्मिलित है। संघ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो संघ के बारे में थोड़ा और जानते हैं तो इसके बारे में दोस्तों देखिए, अगर बताते हैं तो बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में सीटों के आवंटन अनुसूची 4 करता है। अनुसूची क्या करता है? 4 करता है। ठीक है, अब जान लेते हैं। यहाँ पे दिया है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के बाद चौथी अनुसूची तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है। वहीं पे यहाँ पे दिया है आपको छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची और पांचवी अनुसूची।
तो यहाँ पे सभी अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी अनुसूची क्या क्या करता है। ठीक है, तो थोड़ा और जान लेते हैं, देखते हैं। तो आपको पता है कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। प्रथम अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। और द्वितीय अनुसूची में जो है आपके, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो द्वितीय अनुसूची में है वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ है। वैसे ही सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। और पांचवी अनुसूची में आपको क्या है, तो सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग 12 अनुसूची याद कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल्स में जाकर अनुसूची पर एक डिटेल्स वीडियो बना देंगे, उसको जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान पर केंद्रित है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा, 42। और 42 में क्या है दोस्तों, 42 में क्या है, तो यहाँ पे कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान पर केंद्रित है 42। और आपको पता है कि 42 जो है ये भाग 4 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। और भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, तो आपके नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। यहाँ तक आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो आर्टिकल 36 में क्या है, परिभाषा है। आर्टिकल 36 में क्या है, परिभाषा है। इसमें का नीति निर्देशक तत्व का जो मोस्ट MVVI आर्टिकल है उसके बीच का मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे देखिए आर्टिकल 47 में जो है, आर्टिकल 47 में जो है, आर्टिकल 47 में ये है आपके पोषण स्तर को बढ़ाना है। पोषण स्तर को बढ़ाने का मतलब क्या है कि नशीले पदार्थों पर रोक लगाना है और अच्छे पौष्टिक पदार्थों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, वहीं आपसे हम बात करें कि 50 में क्या है, तो आर्टिकल 50 में है आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या है, पृथक्करण के बारे में है। वहीं आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 में है आपके कि अंतर्राष्ट्रीय क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उल्लेख किया गया है। किसमें, 51 में। वहीं आपके लिए एक आर्टिकल 39 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल यानी कि कहे तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी आर्टिकल है वो सारे महत्वपूर्ण है। जितने भी आर्टिकल है वो क्या है, सभी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। क्योंकि 40 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पंचायत के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन जिम्मेदारी होती है परदेशी की। किसकी होती थी, परदेशी की होती थी। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनका जन्म संभवतः 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो 345 ईसा पूर्व हुआ था। और अशोक के शासनकाल में 5 चक्र का उल्लेख मिलता है। अशोक के शासनकाल में कितने चक्र का उल्लेख मिलता है, 5 चक्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व संभवतः माना जाता है। तो आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतना फैक्ट सुनने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत में पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार कौन है, योजना आयोग। कौन है, योजना आयोग। कौन है, योजना आयोग। और योजना आयोग के अगर हम स्थापना पूछे तो योजना आयोग के स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च
1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और ये चला था कब तक? 2014 तक। फिर 1 जनवरी 2015 को कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग। अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। वहीं योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, क्योंकि 1950 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है। वहीं बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम हुआ था 1934 में, और स्थापना हो गया था भारतीय रिजर्व बैंक का कब हो गया था? 1935 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था आपके 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में। वहीं आपके वित्त मंत्रालय की बात कर लेते हैं। तो वित्त मंत्रालय दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष डैश डैश में आरंभ किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए जो प्रारंभ किया गया वो किया गया 1982 में। कब किया गया? विकास कार्यक्रम वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया, 1982 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है, देख सकते हैं। काराकोरम पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत जो है दोस्तों, काराकोरम पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? तो काराकोरम पर्वत उत्तरी भारत में क्या है? स्थित है, उत्तरी भारत में स्थित है। और काराकोरम की बात की जाए तो आपको पता है कि हिमालय जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय के बाद हो जाएगा आपके लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद आ जाएगा आपको शिवालिक हिमालय। तो कितना भाग हुआ? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आपके हो जाएगा महान हिमालय, महान हिमालय के बाद हो जाएगा आपके लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद हो जाएगा आपके शिवालिक हिमालय। तो पूरे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। और कितने? ट्रांस, महान और लघु और शिवालिक। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे पूछा है किसका? काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो काराकोरम जो है ना, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। और पता ही है आपको कि ट्रांस हिमालय जो है भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। और ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। कितना? 4 भागों में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश पर्वत जो है आपके तिब्बत में पड़ता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सभी भारत में भी है, चीन में भी है। तो काराकोरम क्या हो जाएगा? भारत के सबसे उत्तरी छोर में स्थित है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से उत्तर भारत में स्थित है। कहाँ है? उत्तर भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? तो 47 नंबर, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। क्या है? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अगर हम बोले दोस्तों कि औद्योगिक नीति यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? तो एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील, और ऐसे पूछ रहा है विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर। और 48 नंबर में जो है आपके क्या है? विकसित में कौन
शामिल है, तो विकसित में आपके विकसित अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका तो शामिल नहीं है, ब्रिटेन भी शामिल है, जापान भी शामिल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी। यानी विकसित अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है और उपयुक्त तीनों है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। एक होता है अल्प विकसित, एक होता है विकासशील, एक होता है विकसित। तो एशिया का प्रथम विकसित देश कौन सा है, तो जापान है। एशिया का प्रथम विकसित देश अगर पूछे तो कौन सा है, तो वो है जापान। कौन है, जापान है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है। देखिए दोस्तों होता क्या है, ठीक है। और विकसित देशों के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा योगदान होता है। विकसित देश जो होते हैं उनके किस क्षेत्र में ज़्यादा योगदान होता है, तो तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा उनका योगदान होता है। तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जितने भी विकसित देश हैं उनका तृतीय क्षेत्र में क्या होते हैं, ज़्यादा योगदान होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थापना वर्ष में, यानी कि जब स्थापना वर्ष में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था, यानी कि जब स्थापना हुआ था आरबीआई का तो उसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता था। कहाँ था, कोलकाता था। लेकिन इसे बाद में दिल्ली दरबार जब 1911 में लगा था, तो दिल्ली दरबार जब लगा था उस समय इसको क्या किया गया, दिल्ली लेकर आ गया। तो वर्तमान में अगर पूछे जाए आरबीआई का स्थापना कहाँ, मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन स्थापना के समय पूछे तो क्या आंसर देना है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़ फतह करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गढ़ फतह करना मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना। क्या है, कठिन काम करना, कठिन काम करना। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा कुछ यहाँ पे है नहीं जिसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताए। तो राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राजा धन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजा धन इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल सुपरलेटिव डिग्री। सी इज कुकिंग डैश डेट फूड दैट आई हैव एवर टेस्टेड। तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द मोस्ट डिलीशियस। क्या हो जाएगा, द मोस्ट डिलीशियस। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो होगा द मोस्ट डिलीशियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 56 नंबर कह रहा है BL 832, PBW 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्में हैं। तो ये जितने भी किस्में हैं ये कौन है, तो ये गेहूं की किस्में हैं। क्या है, गेहूं की किस्में हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम प्रजाति पूछे कि भारत में गेहूं की है कि चावल की है, तो सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है आपके चावल को देखने को मिलती है। लगभग 50,000 प्रजाति भारत में चावल की पाई जाती है और 1000 के आसपास गेहूं की प्रजाति भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो उपचयी जो अपशिष्ट होते हैं वो किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो प्रासरण के माध्यम से। किसके, विसरण के माध्यम से क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। विसरण माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, विसरण माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर और 58 नंबर कह रहा है क्या, सिंथेटिक ऑक्सीन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर डैश डैश के रूप में किया जाता है। तो सिंथेटिक ऑक्सीन जो होता है उसका उपयोग जो किया जाता है आमतौर पर हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है, हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे, 2NaOH + Zn। इसका बोल रहा है कि उत्पाद क्या होंगे, क्या होंगे इसका उत्पाद। तो इसका उत्पाद जान लेते हैं
59 नंबर क्वेश्चन है और 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी Na2ZnO2 और H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा इस और Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड जो है सॉलिड के रूप में रहेंगे। नेक्स्ट को ये क्या है दोस्तों, तो ये अभिक्रिया है जो कि आपके केमिस्ट्री का भाग है और अभिक्रिया बताने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम चाहिए जो कि हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण क्या होते हैं, जल में O2 की मात्रा कम होते हैं, जल में O2 की मात्रा कम होते हैं। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। तेज होने का कारण क्या है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा कम रहेगी तो जल्दी जल्दी अगर सांस नहीं लेंगे तो जलीय जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए उनकी श्वसन दर क्या होते हैं, स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जलीय जीवों के श्वसन का दर क्या होते हैं, तेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया है, तो 2000 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2000 में। यहाँ पे और भी योजना जान लेते हैं। तो आपके भारत निर्माण योजना शुरू किया गया था 2005 में। भारत निर्माण योजना कब शुरू किया गया था, तो 2005 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में, ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में। और प्रधानमंत्री निर्माण योजना भारत निर्माण योजना 2005 में। भारत निर्माण योजना कब शुरू किया गया था, 2005 में। तो यहाँ से आपको याद रखना है भारत निर्माण योजना शुरू किया था 2005 में और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू किया गया था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो 12वीं थी। कौन थी, 12वीं थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में। पंचवर्षीय योजना का मतलब कि 5-5 साल पे इसकी योजना बनाया जाता था, 5 साल का योजना तैयार होता था। तो पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होती है, 1951 में। ख़त्म कब हो जाती है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आकर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए पंचवर्षीय योजना पूरा जान लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना शुरू होता है कब से, तो 1951 से। तो 1951 से लेकर 1956 तक चलता है पहला, 1956 से लेकर 1961 तक चलता है, 1961 से लेकर 1966 तक चलता है तृतीय, और 1966 से लेकर 69 तक 3 वर्ष का अवकाश हो जाता है। 3 वर्ष के क्या होते हैं, अवकाश हो जाता है। 1969 से लेकर फिर 1974 तक चलता है चौथा, और 5वां चलता है 74 से 78 तक। 4 वर्ष में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। 78 से 80 तक फिर से अवकाश हो जाता है और रोलिंग प्लान आता है। फिर चलता है 80 से लेकर 85 तक। 85 से चलता है आपके 85 से चलता है 86 तक। 86 से चलता है आपके 86 से 81। 81 से चलता है 81 से सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1994 में कालीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो कालीय समिति का गठन किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। किसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मांगटेयू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एंटी मांगटेयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे।
तो भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आयोजित किया गया था आपके नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी। कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन जाना जाता था, रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द सुपर अंडरलाइंड वर्ड वाउ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है और यू हैव गॉट अ ग्रेट स्कोर। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चायोटिक। चायोटिक का हो जाएगा क्या आपके 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्फ्यूज्ड। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या चीज़ करना है? वॉइस, यानी कि वॉइस गिवन सेंटेंस का चेंज करना है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द बेगर वाज लाफ्ड एट द बॉय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। यहाँ पे देखिए 76 नंबर, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत डैश डैश हुई थी। तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 2007 में। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ और बार्क द्वारा। किसके द्वारा ऐसे किया गया था? डीआर द्वारा, बार्क द्वारा। साइक्लोपेंटेन में एकल सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, साइक्लोपेंटेन में एकल सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साइक्लोपेंटेन में एकल सहसंयोजक बंधों की संख्या जो होती है वो होती है 50। कितने होते हैं? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह डैश डैश से गुजर रहा है। तो अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन वृद्धि होती है तो कहा जाता है उपचयन, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इसको कहते हैं अपचयन। और जब उपचयन और उपचयन की क्रिया दोनों साथ हो जाए तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन कहलाता है। और जब एक अभिक्रिया टूटकर दो या दो से अधिक अभिक्रिया का निर्माण कर दे, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर दे तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और जब हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो अपचयन, ऑक्सीजन में वृद्धि हो तो उपचयन, और दोनों अभिक्रिया साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक और सारणी तत्व डैश डैश पर आधारित है। तो आधुनिक और सारणी जो है आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पे है? परमाणु क्रमांक पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय के मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आगा खान तृतीय। कौन थे? आगा खान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को आपके 44वें संविधान संशोधन, कौन सा? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसे 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और
44वां संविधान संशोधन कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। आइए जान लेते हैं यहाँ पर जितना संविधान संशोधन दिया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन कौन सा है? तो 52वां संविधान संशोधन आपके दल बदल है। कौन सा है? दल बदल। 52वां संविधान संशोधन दल बदल है। 42वां संविधान संशोधन में बहुत कुछ चेंज हुआ है, जैसे प्रस्तावना के 3 शब्द जुड़े हैं, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 61वां संविधान में क्या किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन आपके 1989 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 61वां संविधान में ये किया गया कि 21 वर्ष से मतदान का जो उम्र था उसको 18 वर्ष कर दिया गया। जो मतदान करने का उम्र 21 वर्ष था उसको 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन में। 42वां में तो बहुत सी चेंज हुआ, जैसे 39 का क जोड़ा गया, 43 का क जोड़ा गया, 48 का क जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भी 11 गो है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य 10 गो जोड़ा गया और उसे भाग 4 के ए में रखा गया और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया। वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया और उसे मौलिक कर्तव्य माना गया और उसे मौलिक कर्तव्य में 11 नंबर पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो नहीं आता है वो देखिए, विधायिका शक्ति आता है, कार्यपालिका शक्ति आता है, विवेकाधिकार आता है, अनिवार्य शक्ति नहीं आता है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं अगर बात करें तो राज्यपाल के बारे में दिया है, तो राज्यपाल का चर्चा आर्टिकल किस में है? तो राज्यपाल का चर्चा आर्टिकल आपके 152 में है। कितने में है? आर्टिकल 152 में। इसके ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबको याद करने का ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? खारा जल निकाय पूछ रहा है ना, 84। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा मृत सागर। क्या हो जाएंगे? मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो ये लिए हैं सिक्किम के उच्च न्यायालय में लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया आपके करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के किस देश के व्यवसायी के लिए नया EB4 वीज़ा लॉन्च किया गया है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के लिए। किस के लिए? चीन के लिए। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन है। रूस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। रूस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। रूस की राजधानी पेरिस है। आप लोग कमेंट में बताइए वियतनाम की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कौन है? तो सूरत है। सूरत किस राज्य में पड़ता है? सूरत किस राज्य में पड़ता है? आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। सूरत किस राज्य में पड़ता है? आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमन और दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग कितने नंबर तक थे? तो 89। तो अब देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है, मिसकंसेप्शन के लिए हिंदी शब्द है। तो मिसकंसेप्शन मतलब होता है भ्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जेनेरोसाइड। जेनेरोसाइड का मतलब होता है उदारिता, उदारिता। जेनेरोसाइड का मतलब क्या होता है? उदारिता, उदारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो 92 को क्या करना है और सेंटेंस क्या है? सी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी इज सो ईगर फॉर हर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, छोड़ देते हैं और हम लोग कहाँ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणीखंड और जनास्थि के मेल से बनता है? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नितंब अस्थि, नितंब अस्थि, नितंब अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक डैश डैश कण प्रदर्शित करते हैं? तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये प्रदर्शित करते हैं कण और तरंग प्रकृति दोनों, कण और तरंग प्रकृति दोनों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण डैश डैश प्रदर्शित करते हैं कण और तरंग प्रकृति दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। अगर हम पूछे आपसे क्रोमियम का सांकेतिक चिन्ह क्या है तो आप लोग कमेंट में बताइए। पोटेशियम का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? तो पोटेशियम होता है आपके के, कैल्शियम होता है Ca, सोडियम क्या होता है Na, क्रोमियम का आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खामीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निकवाथन के लिए किया जाता है, बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है। तो बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।